अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर हिंदी आलोचना एक बहुत बड़ी इमारत होती तो उसके सबसे मजबूत पिलर मतलब स्तंभ कौन होते? आज हम ना इन्हीं 3 महान स्तंभों की दुनिया में थोड़ा अंदर तक चलेंगे, जिन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य को परखा ही नहीं, बल्कि उसे देखने, उसे समझने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। लेकिन उस पर आने से पहले एक बुनियादी सवाल। कोई भी कहानी, कोई कविता या उपन्यास हम पढ़ते हैं तो उसे गहराई से कैसे समझें? कैसे पता करें कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा? बस यहीं पर रोल आता है साहित्य आलोचना का। ये हमें लिटरेचर को देखने का एक नया चश्मा, एक नई नज़र देती। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बुनियाद को समझेंगे कि भाई ये आलोचना चीज़ क्या है। फिर हम मिलेंगे हिंदी आलोचना के 3 दिग्गजों से, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। और आखिर में हम ये देखेंगे कि उनकी जो लेगेसी है, उनकी विरासत, वो आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम उन 3 बड़े-बड़े स्तंभों को खड़ा करें, ये समझना तो ज़रूरी है ना कि वो किस ज़मीन पर टिके हैं। मतलब ये हिंदी आलोचना आखिर है क्या चीज़? अगर एकदम सीधे-सीधे समझें तो आलोचना का मतलब है किसी लिटरेरी वर्क के गुण, दोषों को एनालाइज करना। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ गलतियां निकालना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उस रचना की अहमियत क्या है, उसकी आर्ट कैसी है और समाज पर उसका क्या असर पड़ा है। तो एक तरह से ये आर्ट भी है और साइंस भी। चलिए, अब बात करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे मजबूत स्तंभ की। वो शख्स जिन्होंने हिंदी आलोचना की सही मायनों में नींव रखी। नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्हें हिंदी आलोचना का आर्किटेक्ट या व्यवस्थापक कहना समझे बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी से पहले ना आलोचना बस बिखरी बिखरी सी थी, कोई सिस्टम नहीं था। उन्होंने ही इसे एक प्रॉपर साइंटिफिक शक्ल दी। उन्होंने बकायदा नियम बनाए, थियरीज दी और एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया जिस पर बाद की पीढ़ियों ने अपनी अपनी इमारतें बनाई। तो शुक्ल जी की आलोचना की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी थी। पहली चीज लोकमंगल, मतलब वो पूछते थे क्या ये लिटरेचर समाज का भला कर रहा है। दूसरी चीज रस सिद्धांत, यानी क्या ये पढ़ने वाले के मन में सही इमोशन, सही रस पैदा कर पा रहा है। और तीसरा वैज्ञानिक विश्लेषण, मतलब उन्होंने हर रचना को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क की, लॉजिक की एक मजबूत कसौटी पर कसा। ये सिर्फ मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा वाली बात नहीं थी, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक जांच। और उनका ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी सोच को एकदम निचोड़ कर रख देता है। वो क्या कह रहे हैं कि कविता का असली काम दुनिया के इमोशनल मोमेंट्स को हमारे सामने लाना है और हमारे दिल को उनसे जोड़ना है। क्यों? ताकि हम एक बेहतर समाज बना सके। मतलब लिटरेचर का एक सोशल पर्पस है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। तो ये थे आचार्य शुक्ल। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, एक ऐसे विचारक जिन्होंने शुक्ल जी की बनाई नींव पर एक नई मंजिल तो खड़ी की, लेकिन साथ ही उस नींव को चुनौती भी दी। ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को अक्सर परंपरा का आधुनिक इंटरप्रेटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे इतिहास और हमारी परंपरा को एक एकदम फ्रेश मॉडर्न नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि देखो, परंपरा कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है जो बदल नहीं सकती। नहीं, ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो समय के साथ अपना रास्ता, अपना रूप बदलती रहती है। और उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था आलोचना के सेंटर में इंसान को ले आना। उन्होंने सवाल उठाया कि भाई, नियम, सिद्धांत सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आखिर ये साहित्य एक आम इंसान के लिए क्या मायने रखता है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी रचना को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझो। और इसी नजरिए से उन्होंने कबीर जैसे कई कवियों को दोबारा परखा और उन्हें साहित्य में वो जगह दिलाई जिसके वो हकदार। ये एक छोटी सी लाइन है, पर यह उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। सोचिए, जहां शुक्ल जी के लिए सेंटर में था लोकमंगल यानी समाज का भला, वहीं द्विवेदी जी ने सेंटर में किसे रखा? मनुष्य को और उसके इमोशंस को। और बस यहीं से हिंदी आलोचना एक नया मोड़ लेती है। चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे स्तंभ के पास। वो शख्स जिन्होंने इस पूरी की पूरी इमारत को उठाकर मॉडर्न जमाने से कनेक्ट कर दिया, और ये हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह जी को प्रोग्रेसिव क्रिटिसिज्म का पायोनियर माना जाता है। उनका सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने आलोचना को यूनिवर्सिटी के बंद कमरों से, मोटी-मोटी किताबों से बाहर निकाला और उसे आम पाठकों के बीच, उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक बहसों के बीच लाकर खड़ा कर दिया।
उन्होंने लिटरेचर को हमेशा सोसाइटी और पॉलिटिक्स के आईने में देखा। मार्क्सिस्ट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए वो सवाल पूछते थे कि अच्छा, ये रचना किस क्लास की बात कर रही है, पावर स्ट्रक्चर के साथ इसका क्या रिश्ता है। मतलब उनके लिए साहित्य समाज से कटकर कोई चीज नहीं थी, और उनके लिए आलोचना कोई जजमेंट सुनाना नहीं था, बल्कि ये एक वाद, विवाद और संवाद था, एक खुली बहस थी। और उन्होंने हमेशा नए लिटरेरी ट्रेंड्स को सपोर्ट किया। उनका साफ मानना था कि आलोचना कोई सूखी किताबी चीज नहीं है जो अलमारी में बंद रहे। नहीं, ये तो जिंदा रहती है बहसों से, डिबेट से। और उन्होंने हिंदी साहित्य में इसी बहस की एक नई वाइब्रेंट परंपरा की शुरुआत की। तो हमने इन तीनों स्तंभों को एक एक करके समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि इन तीनों ने मिलकर एक साथ हिंदी आलोचना की इस इमारत को आखिर क्या शक्ल दी। ये टेबल इन तीनों की पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, सफर कैसे बदला। शुक्ल जी के नैतिक और रसवादी नजरिए से हम पहुंचे द्विवेदी जी के मानवतावादी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण तक, और फिर नामवर सिंह के समाजशास्त्रीय और प्रोग्रेसिव एनालिसिस तक। एक ने सिस्टम बनाया और स्टैंडर्ड सेट किए, दूसरे ने परंपरा को एक नया नजरिया दिया, और तीसरे ने आलोचना को सीधे आज की, उस वक्त की बहसों से जोड़ दिया। इन तीनों ने मिलकर ही हिंदी आलोचना की ये मजबूत इमारत तैयार की। और ये पूरी बातचीत हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शुक्ल, द्विवेदी और नामवर सिंह, इनके बाद आज के इस डिजिटल जमाने में हिंदी साहित्य और उसकी आलोचना के नए स्तंभ कौन हैं? या क्या अब स्तंभों का दौर ही खत्म हो गया है और अब ये इमारत कोई बिल्कुल नई ही शक्ल ले रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।